डी मार्ट, जिसका आईपीओ आने के बाद अगले 5 सालों में इस कंपनी की शेयर प्राइस 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ी थी। और कौन कहेगा कि इस कंपनी का आईपीओ 2017 में सिर्फ 300 रुपए की प्राइस पर आया था। लेकिन रिसेंटली कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही है और पिछले 2 सालों में कंपनी की शेयर प्राइस 30% से गिर गई है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या डी मार्ट की ग्रोथ रुक गई है या फिर सिर्फ ये वैल्यूएशन का करेक्शन है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे और हमारे दिमाग में भी आए थे, और इसीलिए हमने इस पर रिसर्च शुरू किया और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है आस्था ट्रेड, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूँ जहां से आपको डी मार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। पिछले 10 सालों में डी मार्ट की जो कंपाउंडेड सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% की रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसी टाइम पीरियड में कंपाउंडेड सालाना 36% की रही है। लेकिन पिछले 5 सालों में थोड़ा यहाँ पर धीमापन आ गया है। पिछले 5 सालों में कंपनी की कंपाउंडेड सालाना रेवेन्यू ग्रोथ रही है 21% की, और इसी टाइम पीरियड में कंपनी की कंपाउंडेड सालाना प्रॉफिट ग्रोथ रही है 26% की। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में यहाँ पर धीमापन नजर आया है। तो अब ये सवाल आता है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। तो उसके लिए हमें रिटेल सेगमेंट की करंट पोजीशन और 6-7 साल पहले की पोजीशन को समझना होगा। आज से करीब 6-7 साल पहले रिटेल सेगमेंट मेनली ऑफलाइन हुआ करता था और उसमें 3 बड़े प्लेयर्स थे, फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट। अब हुआ ये कि पिछले 6-7 सालों में ये जो रिटेल सेक्टर है इसमें काफ़ी सारे बदलाव नजर आए। पिछले कुछ सालों से कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर आ गए, जैसे कि बिग बास्केट हो, साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजन ने भी एफएमसीजी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो ये ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए, एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि क्विक कॉमर्स कंपनीज आ गई, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, इन जैसी जो 10-15 मिनट 20 मिनट में लाके देती हैं, ये प्लेयर्स भी यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम डीमार्ट की बात करें तो इन दोनों चीज़ों का डीमार्ट पर अब तक तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज डीमार्ट की जो डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी है, जितने हेवी डिस्काउंट्स डीमार्ट देता है, कहा जाता है कि डीमार्ट जहाँ पर भी शुरू होता है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी रिटेलर आने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि उतने डिस्काउंट्स देने की ताकत शायद किसी और में है भी नहीं। देखिए, हम 2015 से शुरुआत में डीमार्ट का जो मेन कंपटीटर माना जाता था वो था फ्यूचर रिटेल। बिग बाजार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और फिर अगर हम दोनों की स्ट्रैटेजी की बात करें डीमार्ट और फ्यूचर रिटेल की, तो बड़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। डीमार्ट का ये था कि हम अपने पैसों से रियल एस्टेट खरीदेंगे, वहाँ पर स्टोर खड़ा करेंगे और वहाँ पे अपना सामान बेचेंगे। वहीं पर बिग बाजार की जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग थी। उनका ये मानना था कि हम लोन लेकर बिजनेस बढ़ाते हैं और तेज़ी से एक्सपांड करते हैं। तो 2001 में बिग बाजार शुरू हुआ था, 2002 में डीमार्ट शुरू हुआ। लेकिन अगर हम 2010 तक बात करें तो 2010 तक बिग बाजार के 100 से भी ज़्यादा आउटलेट्स थे, वही डीमार्ट के लगभग 10 के करीब। तो ऐसे में लोग डीमार्ट पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे थे कि यार इस स्पीड से बढ़ेंगे तो फिर कहीं जा नहीं पाएंगे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड आज तक आते हैं 2023 में, तो हमें पता है कि फ्यूचर रिटेल ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है। तो बिग बाजार की स्ट्रैटेजी तो यही थी कि ज़्यादा लोन लेके फटाफट बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन लोन के साथ साथ फिर इंटरेस्ट भी आता है, और उनके कई सारे आउटलेट्स थे वो रेंटेड या लीज पे थे, तो उसका भी पेमेंट करना है। तो इन सारे बर्डन में कंपनी कहीं ना कहीं फंस गई। अदरवाइज सेक्टर का यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 8% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और पिछले 20 सालों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डीमार्ट की शेयर प्राइस गिर रही है, लेकिन सिर्फ डीमार्ट के साथ ये नहीं हुआ है, कई सारी और भी कंपनीज हैं जिनकी प्राइस पिछले 1-1.5 सालों से गिर रही है, और ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। तो ऐसे टाइम में ऑप्शन एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए और रिस्क मैनेज करने। यहाँ पर ट्विस्ट ये आया कि बिग बाजार के फॉल के बाद अब सबको लगने लगा कि अब पूरा गेम डीमार्ट का ही है। तभी एक शख्स ने अपने बिजनेस के गियर्स चेंज किए और पूरे पैरामीटर को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, जिन्होंने पिछले 5 सालों में स्पेशल फोकस दिया है रिलायंस रिटेल के एक्सपांशन पर। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है वो 30% से बढ़कर 1.99 लाख करोड़ से 2.6 लाख करोड़ पर चला गया है, और वहीं इनका नेट प्रॉफिट भी 7,055 करोड़ से 9,181 करोड़ हुआ है। यानी प्रॉफिट में भी 30% की ग्रोथ पाई गई है। अगर हम रिलायंस रिटेल की साइज की बात करें फिलहाल, तो डीमार्ट के कंपैरेटिवली उनका रेवेन्यू लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा है, और उनका प्रॉफिट डीमार्ट से 4 गुना से भी ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी कंपनी 25-30% की ग्रोथ से अभी भी बढ़ रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 3300 न्यू रिटेल स्टोर खोले हैं, और उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2300 न्यू रिटेल स्टोर खोले थे। आपको रिलायंस रिटेल का अग्रेशन इस एक चीज़ से पता चलेगा
कि रिलायंस रिटेल की कोशिश थी कि फ्यूचर रिटेल को अक्वायर करने की, लेकिन कुछ वजह से वो डील हो नहीं पाई। लेकिन फ्यूचर रिटेल के 200 ऐसे स्टोर्स थे जहां पर उन्होंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं किया था। तो रिलायंस रिटेल ने तुरंत उन 200 स्टोर्स में बोर्ड लगाकर उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया और तुरंत उन लैंडलॉर्ड के साथ लीज एग्रीमेंट करके वहां पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। और फिर फ्यूचर रिटेल के वहां पर जो एम्प्लॉयज थे उन्हें ऑफर किया कि आप रिलायंस रिटेल में भी काम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डीमार्ट को थोड़ी बहुत कंपटीशन दे रहा है, जो कि 5 साल पहले तक उतनी स्ट्रांग नहीं थी। साथ ही आपको बता दूं कि रिलायंस रिटेल को यह भी पता है कि फिलहाल ऑनलाइन की तरफ लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कॉमर्स मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर भी ध्यान देना शुरू किया है। तो अपना जो डिजिटल कॉमर्स सेगमेंट है वहाँ पर वो आजियो और जियो मार्ट इन दोनों पर फोकस कर रहे हैं, जिनकी काफ़ी हेवी एड्स आप शायद आईपीएल देखते वक्त देखते भी होंगे। अब ये जो कंपटीशन बढ़ी है, चाहे ऑफलाइन सेगमेंट में रिलायंस रिटेल से हो या फिर ऑनलाइन प्लेयर से हो, ये सारी चीज़ें डीमार्ट के भी समझ में आई। तो डीमार्ट ने भी तुरंत ऑनलाइन पर फोकस करना शुरू किया और डीमार्ट रेडी को स्टार्ट किया। शुरुआत में उन्होंने 1-2 सिटीज़ में ट्रायल किए और बाद में इसे बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी एक्सपांड किया। लेकिन फिलहाल डीमार्ट का प्रॉब्लम यह है कि डीमार्ट रेडी का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ रहा है। वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 791 करोड़ था, उसके अगले साल 1667 करोड़ पर चला गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में डीमार्ट रेडी में कंपनी को 142 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा। अब यही चीज़ डीमार्ट को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि प्रॉफिट से ही ग्रो करना है और प्रॉफिट से ही रियल एस्टेट खरीदनी है। वहीं हम रिलायंस रिटेल की बात करें तो क्या उनकी डायरेक्शन सही है? तो देखिए, फिलहाल कंपनी पर 40,000 करोड़ का डेट है और कंपनी और भी लोन लेने की तैयारी में है ताकि वो और भी तेज़ी से एक्सपांड करे। लेकिन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उनके लिए कैश काउ है। तो जब तक ये कैश काउ रिलायंस के पास है तब तक ज़्यादा डेट भी होता है, तो कंपनी के पास एबिलिटी है कि उस डेट को वो तुरंत चटक पटक में भी गायब कर सकते हैं। अब ये जो कैश काउ की पावर है ये इंडिया में लिमिटेड कंपनीज के पास ही है। टाटा ग्रुप में टीसीएस से आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी मेन बिजनेस कोर बिजनेस से आती है। और फिर जब ऐसे कैश काउ वाले प्लेयर्स आपसे फाइट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है और यही चीज़ फिलहाल डीमार्ट के साथ भी पाई गई है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में डीमार्ट ने किस तरह के रिटेल स्टोर्स ऐड किए हैं। तो ये जो नंबर है ये पिछले कुछ सालों से थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है। ये जो नंबर है ये 20 के करीब रहता था 2016 से लेकर 2020-21 तक, लेकिन 2022 में उन्होंने 50 नए स्टोर्स ऐड किए और 2023 में 40 नए स्टोर्स ऐड किए। तो यहाँ पर डीमार्ट भी कंसिस्टेंटली अपने स्टोर्स तेज़ी से ऐड कर रहा है, जिससे ये जो कंपटीशन है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। बट एक चीज़ आपको बताऊँ कि कई सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि शायद डीमार्ट की साइज़ बहुत बड़ी हो गई, इसके लिए उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने रिलायंस रिटेल के केस में देखा कि रेवेन्यू 5 गुना से ज़्यादा है, प्रॉफिट 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 25-30% की ग्रोथ अभी भी रिलायंस रिटेल आपको दिखा रही है। तो सेक्टर ये बहुत अट्रैक्टिव है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कौन सी कंपनी किस ग्रोथ से बढ़ रही है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि डीमार्ट एक ग्रोथ स्टॉक है। शायद ये ग्रोथ स्टॉक होगा, लेकिन साथ ही ये भी आप समझ लीजिए कि डीमार्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो बिट कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव ये है कि वो इन्वेस्टर्स को सेफ बनाती है कि इसमें कर्ज नहीं है तो डूबने के चांसेस भी कम है और बहुत ही सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनिक तरीके से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपकी एक्सपांशन स्पीड है वो कम हो जाती है और उससे फिर आपका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो एक्चुअली डीमार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि आईपीओ के बाद जब इसकी शेयर प्राइस 300 रुपये पर आईपीओ आया था, लिस्टिंग 650 रुपये के आसपास हुई थी और उसके बाद ये शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ी रही है। तो उस अट्रैक्टिव रिटर्न्स को देखकर इसमें इतने ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 200 के भी ऊपर चला गया। अब एक कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 30% का है 10 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ 36% का है, वो अगर 300 का पी मांगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि कंपनी का रेवेन्यू और ग्रोथ जो है वो इसी रेंज में चल रहा है 25-30 के रेंज में, तो अब धीरे धीरे वैल्यूएशन में करेक्शन भी देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स जो वैल्यूएशन था 200 के ऊपर के पी का, ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। अभी फिलहाल कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 90-100 के बीच में है। तो रिटेल सेगमेंट में देखिए थोड़ा पी रेशियो हाई ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी-मार्ट रिटेल का पी रेशियो 154 का है, ट्रेन का 127 है। तो बाकी प्लेयर्स के भी पी रेशियो सेक्टर में ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन बीच में लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। जिस हिसाब से कंपनी बढ़ रही है उससे कई गुना से ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ रहा था और इसी का झटका पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स को भी मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो रिलायंस रिटेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर उभर के आ रहा है और ये कंपटीशन जिसकी डीमार्ट को बहुत सालों पहले इतनी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की आदत नहीं थी, उसके लिए फेस थोड़ा टफ तो रहेगा।
साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन प्लेयर्स बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं। साथ ही अपने अमेजन के भी ऐड दिखे होंगे कि जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको क्विकली डिलीवर होते हैं और बाकी क्विक कॉमर्स और बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मार्केट तो उनका जा रहा है। लेकिन डिस्काउंट जो डीमार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे बाकी ऑनलाइन प्लेयर्स क्या करते हैं कि शुरुआत में तो ऑफर प्रोवाइड करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाते। लेकिन डीमार्ट के साथ ऐसा नहीं है। डीमार्ट अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होकर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट देता है। और ये ऐसा नहीं कि इसकी वजह से इनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है। और एक अमेजिंग फैक्ट तो ये भी है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है और डीमार्ट का वो 8% है और रिलायंस रिटेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3% के करीब है। तो अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो उसके हिसाब से डीमार्ट की प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रांग ही है। बस एक चीज़ आपको समझनी है कि डीमार्ट एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक नहीं है, वो कंजर्वेटिव स्टॉक है। इसलिए अगर यहाँ पर आप 40-50% के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के तो वो नहीं दिखेंगे। तो मैं जो कंपनी के बिजनेस को समझ पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कंपनी लगभग 23-25% की ग्रोथ आने वाले कई सालों तक कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको वैल्यूएशन पर भी नज़र देनी होगी कि किस वैल्यूएशन पर मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पी होगा, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन होगा तो उसमें इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि कई सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में है जो कि आपको बेटर वैल्यूएशन में भी मिल सकती है। तो यहाँ पर एक वैल्यूएशन कंसर्न है, फंडामेंटल को लेकर कोई बड़ा सवाल नहीं है। ऑल्दो कंपटीशन बहुत बढ़ रही है लेकिन डीमार्ट भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये और तेज़ी से बढ़ते हैं, Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में भी आते हैं तो अच्छा खासा बाकी रिटेल प्लेयर्स का मार्केट ये खा सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के अलावा एक चीज़ भी आप इस सेक्टर में ज़रूर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से डीमार्ट इस प्लेयर के जो बिग बॉस है रिलायंस रिटेल उनसे फाइट करती है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग ये फाइट होने वाली है, मज़ा भी बहुत आने वाला है। लेकिन अपने आप में डीमार्ट के पास कई सारे कंपिटिटिव एडवांटेजेस हैं जो बाकी रिटेल प्लेयर्स के पास नहीं है। मतलब रिलायंस रिटेल के पास हालांकि पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो उनके लिए कंपटीटिव एडवांटेज हो गया, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में कब तक रहेगा नहीं पता। लेकिन डीमार्ट की बात करें तो इनके जो कंपटीटिव एडवांटेजेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इनके गेम में इनको बीट करना तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो ग्रोथ चल रही है वो चलती रहेगी, बट आपके भी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही होने चाहिए। तो डीमार्ट की ग्रोथ आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए रीजंस के साथ। और ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जाते जाते आस्था ट्रेड को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए आप हमारा स्टॉक मार्केट लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।